नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम हैं जयपुर में और जयपुर आए हैं जयपुर डायलॉग्स के जो सालाना उनका कॉन्क्लेव होता है उसमें भाग लेने के लिए। तो भाऊ भी आए हुए हैं। भाऊ नमस्कार। नमस्कार। और आज हम भाऊ से बात करेंगे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर के, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था उसके कुछ समय पहले दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, कई शहरों में हमने नौजवानों को हाथों में तिरंगे लेकर के संघर्ष करते हुए देखा था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भर रहे थे, लोकपाल की मांग हो रही थी और उसके अगुवा बने थे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल से लेकर के कई लोग, जिनमें जनरल वीके सिंह, किरण बेदी और बहुत सारे चेहरे याद आते हैं, प्रशांत भूषण, शांति भूषण। तो इन सब ने मिलकर के एक माहौल बनाया था और लोगों की एक उम्मीद जगी थी कि शायद ये अलग तरह की राजनीति होगी। और ये सब तब चल रहा था जब भ्रष्टाचार की खबरें भी बहुत तेज़ी से आ रही थी, बहुत सारे घोटालों की खबरें आ रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब ये आंदोलन हुआ था। उसके बाद अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकली हुई आम आदमी पार्टी, और उसको पहले ही झटके में दिल्ली की जनता ने 28 सीटें दे दी। तो ये कांग्रेस के सहयोग से पहली बार चीफ मिनिस्टर बने। जब दूसरी बार इलेक्शन हुआ तो इनको 70 में से 67 सीटें दिल्ली की जनता ने दे दी। यानी इतना बड़ा भरोसा इनके ऊपर दिल्ली की जनता ने किया था। और जब तीसरी बार ये चुनाव लड़े और जीते तो भी 60 सीट से ज़्यादा इनको मिली। कांग्रेस का खाता नहीं खुला, भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें बढ़ जरूर गई, लेकिन उन पर भी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले दिल्ली की जनता का भरोसा कोई ख़ास नहीं जमा, कम से कम दिल्ली सिटी को लेकर के और विधानसभा को लेकर के। तो भाऊ, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि इतने बड़े भरोसे के साथ दिल्ली की जनता ने इनको चीफ मिनिस्टर बनाया था और क्या सोचा था पब्लिक ने और ये क्या निकले हैं। एक तो मैं आपका इस पर आकलन चाहूँगा। ये वैसे ही हमें कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है जैसे बाबा भारती का घोड़ा जो है खड़क सिंह डाकू ने लूट लिया था, भरोसे के साथ लूटा था कि मैं बीमार हूँ, मुझे लिफ्ट दे दो, सहारा दे दो। उन्होंने घोड़े के ऊपर चढ़ा दिया और उसके बाद वो एड़ी लगा करके और घोड़े को दौड़ा करके ले गए। तो पीछे से बाबा भारती ने कहा कि ये तो ठीक है कि तुमने घोड़ा लूट लिया है और विश्वासघात करके लूट लिया है, पर यह बात किसी को बताना नहीं तो लोगों का भरोसा डिग जाएगा, उठ जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, लोगों ने क्या सोचा था और ये क्या निकले हैं? देखो, एक बात तो मैं बोलूँगा कि उन्होंने उम्मीद का मर्डर किया है। पहली बात ये होती है ना कि एक कोई नई चीज़ आती है तो लोग बड़ी उम्मीद से उससे जुड़ जाते हैं। उस वक्त को आपको याद होगा कि इन्होंने कितना नाटक किया था कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर किसको खड़ा करे, किसको टिकट दे, किसको टिकट ना दे, ये उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग तय करेंगे। इसलिए वहाँ मीटिंगें ली थी। फिर कांग्रेस का सपोर्ट लेना है या नहीं, इसके लिए भी 2013 में उन्होंने बहुत सारी मीटिंगें करने का नाटक किया था। लेकिन वो नाटक ही था और हम क्या फंसे, आम आदमी क्या फंसे। बड़े बड़े किरण बेदी तो छोटी कोई नहीं है, शांति भूषण जिन्होंने इंदिरा गांधी का केस, इंदिरा गांधी को हराकर राजनाथ के केस जीती थी। तो ऐसे बड़े बड़े लोग उसमें फंस गए तो हम क्या चीज़ है। लेकिन जो हमको एक बात और भी समझनी चाहिए कि जब हम खुद को हिंदू मानते हैं, हम बहुत सारी पुराण कथाएँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसकी कथा वाचन चलता है, तो वो सिर्फ भगवान के बारे में नहीं होता, उसमें हमको एक बोध देने की कोशिश होती है कि सीता हरण हो गया, राम या मारीच जो था वो हिरन बन के आ गया, वो मायावी रूप लेकर आता है, दिखता है हिरन लेकिन असल में वो कोई और होता है। ये जो है ना, तो उसमें वो सीख होती है कि भाई जांच परख कर देख लो,
हिरन दिखता है इसलिए वो हिरन होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा मायावी राक्षस कौन होगा, तो वो केजरीवाल था। तो उसमें लोग भूल गए थे। और एक बात ये थी कि बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं थी, नहीं तो 2013 में भी जो 4-5 सीटें कम होकर बीजेपी सत्ता में नहीं आ सके, उसका कारण साहिब सिंह वर्मा थे, खुराना थे, मदन लाल खुराना। उनके बाद थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन की लीडरशिप बीजेपी ने बनाई नहीं थी। और शीला कौल से लोग उब गए थे, उनको बदल करना था। तो ये नया चेहरा था, कट्टर ईमानदार की छवि लेकर आए थे। वो जानबूझकर सीधे साधे कपड़े पहनते थे, लोगों को उल्लू बनाने के लिए साधु बनते थे। तो लोग उसमें बह गए, और मैं वो गलत भी नहीं मानता। लेकिन एक बात और मेरी समझ में नहीं आती कि आपको एक कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको एक संधि मिली है, तो उसका फायदा करना चाहिए, उसका अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए कि उससे आप इतने उभर कर सामने आ जाते कि आपको आगे चलकर बड़ा यानी इतिहास पुरुष बन सकते थे। जैसे मोदी को देखिए कि मोदी को जब गुजरात में बीजेपी पूरी डावाडोल हो गई थी, तो मोदी गुजरात में भी नहीं थे, राष्ट्रीय संगठन सचिव थे, उनको जबरदस्ती भेजा गया। क्योंकि 2000 के आसपास एक बात हुई थी, 2001 में जी, कि गुजरात की जिला परिषद वगैरह चुनाव थे, ये कारपोरेशन चुनाव थे, उसमें बीजेपी बुरी तरह से हारी थी। मेरा ख्याल है 25 में से 22 जिला परिषद बीजेपी हारी थी, 4 में से 3 कारपोरेशन बीजेपी हारी थी। तो जाकर फिर से गवर्नमेंट भी संभालो, पार्टी भी संभालो, क्योंकि तुम तो संगठन सचिव हो, तो तुम करके दिखाओ। और पार्टी में भी इतने गुट बन गए थे कि मानो कांग्रेस जैसी हो गई थी। तो उससे उभरने के लिए आए, फिर उसमें दंगा हो गया, तो चारों ओर से इतना हमला हो गया, तो उससे उभर कर मोदी आए। बहुत खिलाफ चीजें थी, लेकिन उससे भी उभर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। ये करते करते मोदी प्रधानमंत्री बन गए। और बड़ा भूकंप आया था उस समय, बड़ा भूकंप था, बहुत चीजें थी। तो एक चांस उनको मिला। तो इतने सालों से कुछ अच्छा करना है, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, एजेंडा कैसा होना चाहिए, प्रोग्राम कैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट की योजनाएं कैसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ये इंसान सोच रहा था। जब चांस मिल गया तो उन्होंने इंप्लीमेंट किया। अब आप केजरीवाल की तरफ देखो कि यूपीएससी हो गए, IRS थे, इनकम टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स कमिश्नर वगैरह थे। तो ठीक है भाई, पॉलिटिशियंस की दादागिरी चलती है, इसलिए मुझे अच्छा काम करना है, लेकिन पॉलिटिशियंस के कारण कर नहीं सकता, ये कहते कहते ये पॉलिटिशियन बन गए। और सबको भ्रष्ट बोलते बोलते उन्होंने एक नया उच्चांक पैदा किया, विक्रम पैदा किया, रिकॉर्ड निर्माण किया कि कितना करप्शन हो सकता है। अब देखिए कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इसमें मेरे ख्याल से कम आधा दर्जन, 6 से ज़्यादा इनके मिनिस्टर, यानी दिल्ली में सिर्फ 5 मिनिस्टर हो सकते हैं। तो मानो 5 में से कुछ 15 मिनिस्टर इनके बन गए थे, कम आधे कभी आए गए, ये देखकर हम तो 15 में से 6 उनको रिजाइन होना पड़ा या तो जेल जाना पड़ा। इतना तो रिकॉर्ड किसी भी पार्टी का, किसी भी भ्रष्ट पार्टी को ले लो। लालू के पार्टी में भी आधा दर्जन लोग जेल में नहीं गए। बिहार तो बहुत बड़ा, और लालू के पास तो 3 बार बहुमत आया था, फिर भी इनके 6 मंत्री जेल नहीं गए, और इनके 10 साल में 15 में से 6 लोग जेल में गए, या तो उनको रिजाइन होना पड़ा किसी न किसी गुनाह के कारण। और बोलते कट्टर ईमानदार। क्योंकि इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये मायावी राक्षस है। अब बाद में जैसे रावण एक साधु बनकर आया था, मारीच था वो हिरन बन के आया था, जब समय आया तो उसने अपना असली रूप दिखाया। तो अब केजरीवाल अपना असली रूप दिखा रहा है। मैं असली इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद होगा जब शुरू में पार्टी बनाई तब सब पर आरोप लगाते हो, केजरीवाल क्या बोलते थे, अरे मैं अच्छा खासा इनकम टैक्स कमिश्नर था,
10-20 करोड़ उधर से खा लेता, इनको 5 करोड़ देता, उनको 5 करोड़ देता, 10 करोड़ मेरे लिए रखता, बस था। लेकिन मुझे जनता की सेवा करनी है। अब देखा ही तुमने 338 करोड़ का तो सुप्रीम कोर्ट में आरोप आया है। तो इसको मैं बोलता हूं कि उस वक्त का केजरीवाल, आज का केजरीवाल देखो तो आपको साधु रावण और असली रावण, इसका फर्क आप समझ सकते हैं। बहु अरविंद केजरीवाल ने और इनके संगी साथियों ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये तो एक तरीके से पॉलिटिकल सुसाइड है। जैसा आपने कहा कि ये चाहते तो अपना नाम दर्ज करा सकते थे इतिहास में, एक बहुत बड़े नेता बन सकते थे, जिस तरह का भरोसा लोगों ने दिखाया था इनके प्रति। पर ये तो एक तरह का राजनीतिक सुसाइड है, पॉलिटिकल सुसाइड है। इस तरफ ये क्यों चले गए? मुझे लगता है उस तरफ वो चले नहीं गए, उस तरफ जाना था इसलिए पॉलिटिक्स में आए। आप समझ लो कि वो कितने भी बड़े IRS अधिकारी बनकर रहे थे तो भी 20-25 करोड़ 50 करोड़ से आगे नहीं जा सकते थे। आज उन्होंने 500,000 करोड़ तक चोरी की है। इतनी चोरी एक अधिकारी बनकर नहीं हो सकती, यह हमें समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। अब उसमें चालाकी है कि उन्होंने, और एक पॉलिटिकली अगर देखना है तो उनको बड़ी अच्छी चांस इसलिए मैं मानता हूँ कि उनको पंजाब की गवर्नमेंट मिल गई, और पंजाब के बाद गुजरात में भी इन्होंने अपनी जड़ें जमा ली है। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस मरने वाली है तो उसका स्पेस मैं ले सकता हूँ, ये करके ये मैदान में आए। तो पॉलिटिकली वो सही जा रहे हैं, लेकिन इतने जल्दी करप्शन कर लिया उन्होंने कि उनको कोई अभी भविष्य नहीं बचा है। तो इसको मैं सुसाइड नहीं मानूंगा। एक भूखा रहता है तो उसको आप कुछ भंडारे में वगैरह बिठा दो, किसी दावत में बिठा दो, तो सब लोग प्रतीक्षा करेंगे भाई हाँ बाकी शुरू कर रहे हैं क्या, प्रार्थना हुई क्या। लेकिन वो जितना आप परोसोगे उतना डायरेक्ट खाना शुरू कर देता है। केजरीवाल उसी ढंग का इंसान है, उसको इनकम टैक्स में इतना खा सकता हूँ तो पूरी गवर्नमेंट हाथ में आई तो क्या करूँ, पॉलिसी बदल के तो इससे ज़्यादा खा सकता हूँ। तो इसलिए मैं नहीं मानता इसको सुसाइड, वो करप्शन करने के लिए ही आए थे, इसीलिए तो आए थे। तो इसलिए पहले ड्रामा करना पड़ता है ना। जब किसी लड़की को फंसाकर कोठे पर बेचना है तो उससे पहले उस लड़की से प्यार जताना भी पड़ता है ना, रोमांस भी करना पड़ता है। तो करने के बाद वो जब पूरी फंस जाती है तो उठा के घर से भगाया ले जाता था, आगे कहाँ कोठे पर बेच दिया जाता है। तो दिल्ली की जनता की हालत वैसी है, मैं मानता हूँ। बाबू ये बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, अभी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने बुलाया था, उनसे पूछताछ होनी थी। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि संभवतः उसी दिन इनकी गिरफ्तारी भी होनी थी, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता जानकारियां हैं। करीब 350 के आसपास गवाह हैं, सीबीआई की जांच में भी और ईडी की जांच में भी। जो एक्यूज बनाए गए हैं उनमें से 3 ऑलरेडी सरकारी गवाह बन चुके हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की गर्दन पूरी तरीके से एजेंसियों के हाथ में है। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं और उसी तरीके से इनको भी तिहाड़ भेज दिया जाता है और 1.5 साल के लिए ये अंदर जाते हैं, तो इनकी पार्टी का क्या होगा और इनकी सरकार का क्या होगा? वो मैं तो मानता ही नहीं कि ये पार्टी है, एक जमावड़ा है। एक बात समझ लो आप कि दिल्ली में उन्होंने कुछ उनका ऑर्गेनाइजेशन तक चला लिया, लेकिन पंजाब की बात ये थी कि आप पंजाब में 2014 में इनके सिर्फ 4 MP आए, वो चारों के चारों पंजाब के थे। लेकिन जो पंजाब के थे वो बेसिकली वहाँ एंटी ड्रग एक्टिविटी करते थे, या तो दूसरे थे वो दिल्ली दंगे की केसेस लड़ने वाले कोई एडवोकेट भी थे, वो भी MP चुन कर आए थे। तो उनको और कोई पार्टी उनका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए वो आम आदमी पार्टी में आ गए थे। और उसमें तो एक तो कॉमेडियन है जो अभी चीफ मिनिस्टर बना बैठा है, वो एक ही बचा था तो उसको चीफ मिनिस्टर, लेकिन स्पेस खाली हो गई थी। एक समय ऐसा आता है, देखिए मोदी जी
2014 में जीत गए तो बाकी प्रशांत किशोर कुछ भी बोले, बीजेपी की पार्टी या संगठन कुछ भी बोले, लेकिन उसमें बहुत सारा योगदान राहुल गांधी का है, सोनिया गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है, मनमोहन सिंह का है कि भाई बस ये नहीं चाहिए, इनके जगह इमरान खान आए तो भी चलेगा। ये मेंटालिटी हो गई लोगों की। तो 2014 में मोदी क्यों जीते थे? तो लोगों को इनको भगाना था, इनको भगाना था। मुझे एक पुरानी बात मैं आपको बोल दूं, 77 में जब जनता पार्टी बनी थी तो इंदिरा जी के खिलाफ रायबरेली में राजनारायण समाजवादी पार्टी के खड़े थे, चुनाव लड़ रहे थे। तो वो मुंबई में प्रचार के लिए आए थे, तो मैं उनके पत्रकार, जवान पत्रकार था, तो उनको मिलने गया था। तो मैंने उनको जाते जाते पूछ लिया कि रायबरेली में क्या हालात है। तो वो आराम से बोले वो तो मैं जीत चुका हूँ, अभी वोटिंग बाकी है। तो मुझे हंसी आ गई। बिल्कुल सीधा साधा कारण था, अरे प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो बोल रहे हो कि जीत चुका हूँ, अभी वोटिंग भी नहीं हुई। तो मैं हंस पड़ा। लेकिन वो माहिर पॉलिटिशियन थे, उन्होंने मुझे राजनीति कैसे समझनी चाहिए वो सिखाया। मैं गुरु मानता हूँ राजनारायण को। वो बोले अभी बच्चे हो, हंस रहे हो, तुमको बहुत राजनीति समझनी है। तो मैंने बोला आपके सामने तो प्रधानमंत्री खड़ी है। तो बोले इसीलिए तो मैं जीत चुका हूँ। मैंने बोला कैसे? तो बोले लोगों को राजनारायण को या जनता पार्टी को चुनना है ही नहीं, लोगों को इंदिरा को हराना है, लोगों को कांग्रेस को हराना है। तो अगर कांग्रेस को हराएंगे और सामने जो अगर जनता पार्टी का अकेला कैंडिडेट है तो उसको तो जीतना पड़ेगा। रायबरेली में हाथ जोड़कर मैं गांव गांव घूमता जाऊं कि भाई मुझे हराओ, मुझे हराओ, तो भी मैं हारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने किसको हराना है ये तय किया। मैं खुद राजनीति की जो समझ आई मुझे, उसमें राजनारायण का बड़ा योगदान है कि हम देखते कौन जीत गया, लेकिन हार क्यों गया और लोगों ने उसे क्यों हराया, ये अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो जो जीता है उसमें हारने वाले का भी योगदान होता है। तो केजरीवाल दिल्ली में जीता हो, एक तो बीजेपी ने लीडरशिप अच्छी डेवलप नहीं की थी, संगठन अच्छा नहीं बनाया था, कांग्रेस का तो संगठन डूब गया था, शीला दीक्षित के बाद कोई नया लीडर नहीं था। वही बात पंजाब में हुई। पंजाब में अकाली दल डाउन जा रहा था, और दूसरी बात जो अच्छा लीडर था अमरिंदर सिंह, उसको नवजोत सिंह सिद्धू को साथ लेकर राहुल और प्रियंका ने डुबा दिया, यानी पार्टी ही डुबा दी। आज उस समय जिस समय पंजाब का चुनाव हुआ उस समय वो सुनील जाखड़, मेरा ख्याल है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो बीजेपी में आ चुके हैं। खुद अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ते समय उन्होंने अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, आज अमरिंदर सिंह भी बीजेपी में आ गए। बहुत सारे उस समय के कांग्रेस के लोग थे वो आज बीजेपी में आ चुके। तो वो जो कांग्रेस की स्पेस खाली हुई थी और अकाली नहीं चाहिए था, तो बचा कौन? तो ये दोनों ने आम आदमी पार्टी को पंजाब में जिताया। तो इसलिए इसकी हमको आकलन करना है, तो वो समझना होता है कि कौन हारा है तो क्यों हारा है। तो हमको पता चलता है कि जीतने वाला क्यों जीता है। जैसे यूपीए की गवर्नमेंट इतना ये घोटाला वो घोटाला, गवर्नमेंट है ही नहीं। राहुल गांधी उठते, कैबिनेट ने दिया हुआ डिसीजन है वो फाड़ देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे ये क्या गवर्नमेंट है? ना प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है, ना पार्टी कुछ बोलती है। प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क में जाकर रोता है कि भाई मेरी, कम से कम मैं प्रदेश आया हूँ, मेरी बेइज्जती मत करो, यहाँ चर्चा होती है। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, वो वहाँ लोगों को बोलते देखो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गांव में कोई नदी पर या नाले पर कपड़े धोते हुए महिला रोती है, उस ढंग से रोते बैठा है। इतना मजाक उड़ाया जा रहा जी था। जी। तो लोग थक गए थे यूपीए को। और उसी वक्त जब गुजरात का एक अच्छा गवर्नमेंट 12 साल तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर मोदी जब सामने आते, तो गुजरात की जो बात थी वो फैल गई थी, आरोप हो रहे थे, लेकिन आरोप से लोगों में उत्सुकता जग गई कि ये मोदी है कौन। तो लोग खुद इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किए, मीडिया को छोड़कर। मीडिया गाली दे रहा था, लेकिन लोग देखने लगे, ढूंढने लगे। तो जहाँ जो कोई गुजरात से संबंधित था वो बोल रहा था उन्होंने 12 साल तो अच्छा काम किया है,
कि यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बहुत सारे राज्यों के मजदूर तो गुजरात जाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ी है, डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो वो लोग बोलते नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है उधर, हम तो वहाँ से तो रोजगार लेकर पैसा लेकर बिहार में आते, यूपी में आते हैं। तो मोदी की इमेज वहाँ से अच्छी हो गई, लेकिन उससे भी अगर उसको चमकाया किसने तो यूपीए के नालायकी ने। तो उसी ढंग से हमको केजरीवाल का दिल्ली का सक्सेस देखना है तो देखना पड़ेगा कि बीजेपी और कांग्रेस ने स्टेट लेवल पर, दिल्ली के लेवल पर अपनी लीडरशिप और संगठन ढंग से खड़ा नहीं किया या मरने दिया। वो केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है, मैं मानता हूँ। पर भाऊ, जिस तरह से ये गिरफ्तारियां लगातार हुई हैं आम आदमी पार्टी की लीडरशिप की, और कल ही बृहस्पतिवार को इनके एक और मंत्री राजकुमार आनंद करके हैं, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, और उसमें अभी मैं पढ़ रहा था ईडी की तरफ से बयान आया है कि इन्होंने 7 करोड़ रुपया चाइना को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भेजा है। यानी एक और मंत्री के यहाँ छापा और एक और मंत्री के यहाँ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। तो जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है या आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? नहीं, वो एक बात होती है, हमें समझना चाहिए कि जब तक अल्टरनेटिव नहीं होता, अगर मेरा ये कोई फ़ोन है तो उससे अच्छा फ़ोन अगर मैं खरीद नहीं सकता और मार्केट में है भी नहीं तो वो मैं चला लेता हूँ। गाली देता रहूँगा, क्या है ये, इसकी सर्विस अच्छी नहीं है, इसका तो साउंड खराब हो गया है, इसका माइक खराब हो गया है, इसके स्पीकर, लेकिन वो चला लेता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस तो अभी दिल्ली में खड़ी रहने से रही, बीजेपी को स्कोप है। अगर बीजेपी 7 की 7 सीट 2 बार जीत गया है तो बीजेपी को सबसे पहले दिल्ली में लोकल लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। देखो, इससे ये चीफ मिनिस्टर अच्छा हो सकता है, वो दिखानी पड़ेगी। वो आपको याद होगा कि 2015 की बात हो या 2020 की बात हो, बीजेपी के पास कोई लीडर था नहीं। हाँ, मोदी के नाम पर जीतेंगे तो वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, क्योंकि लोग मोदी को चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि मोदी गुजरात का या राजस्थान का या दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला है नहीं, तो वो चॉइस ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको चेहरा सामने रखना पड़ता है। यूपी की बात अलग थी, यूपी में तो मैं मानता हूँ कि 2017 में एक्चुअली मैंने कुछ लोगों से सुना कि अमित शाह यूपी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, यहां तक था, यानी वो तो थे गुजराती, लेकिन उनकी पकड़ इतनी थी यूपी पर कि ये यूपी के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन जबकि आगे चलकर योगी जी हो गए तो योगी जी ने 5 साल में दिखा दिया कि चीफ मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, और अब तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं लोग। तो बात ये, तो इसलिए अल्टरनेटिव देना पड़ता है। जब अल्टरनेटिव नहीं रहेगा तो आपकी हालत बुरी हो जाती है। और आपको राजस्थान की पिछली बात देखे कि विधानसभा चुनाव हार गए और 4 महीने के बाद उसी राजस्थान में पूरी 25 सीटें मोदी जी जीत गए। लेकिन फर्क उतना नहीं है। फर्क क्या है कि मेरा ख्याल 37% वोट वसुंधरा राजे के नाम पर मिले थे बीजेपी को, लेकिन मोदी के नाम पर कुछ 52-54% मिले। इसका मतलब 17-18% जो मोदी को वोट देना चाहते हैं वो वसुंधरा राजे रहेगी तो नहीं देंगे बोल रहे। वो सिग्नल देता है, वोटर सिग्नल देता है। वैसा दिल्ली का भी वोटर, आपको याद होगा, तो जब 3 कारपोरेशन थे दिल्ली के सब बीजेपी जीत गई थी, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली के लिए अच्छा कोई लीडर जो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मैं खड़ा हूं, इस ढंग से लोगों के सामने नहीं आता, तब तक लोग बदल नहीं करते। चंद्रा बाबू के खिलाफ वाईएसआर रेड्डी खड़ा हो गया, जगन मोहन रेड्डी, या तेलंगाना में चंद्रशेखर राव खड़ा हो गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत देखो, उनके पास कोई लीडर है ही नहीं। तो
ये जो होता है, इस कारण से देवेंद्र फडणवीस जो 14 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, तब वो नागपुर के लीडर थे, लेकिन 5 साल में वो पूरे महाराष्ट्र के लीडर बन गए। तो उसी ढंग से गुजरात में भी, अब दिल्ली में अगर बीजेपी ने अपना उतना स्ट्रांग लीडर जो टक्कर देना चाहता है मोदी केजरीवाल से, ऐसा अगर नहीं लाया, मैं मानता हूँ कि मीनाक्षी लेखी जैसी लेडी लीडर है, उसको आगे लाना चाहिए। वो एग्रेसिव है, वो भिड़ सकती है जाके। तो केजरीवाल से लड़ना है तो केजरीवाल से भिड़ जाने वाला लीडर चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो कितना भी अब उसको बदनाम करो, वो वापस चुन कर आएगा। 62 में हम चाइना से हारे थे, फिर भी नेहरू जी को 62 में 300 से ज़्यादा सीटें मिली थी। क्यों? क्योंकि सामने कोई चेहरा नहीं था। आज मोदी जीतेंगे क्योंकि मोदी छोड़कर सामने कोई चेहरा नहीं है। तो ये अगर हम समझ लेते तो केजरीवाल का क्या होता हम तय कर सकते। अभी 2 साल के बीच में, अभी 2023 से 2024 में 25 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो तब तक अगर बीजेपी कोई नया लीडर खड़ा कर देती है तो परिवर्तन हो सकता है। और भाव 2025 तक क्या केजरीवाल बाहर रहेंगे? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अकेले नई आबकारी नीति का ही घोटाला नहीं हुआ है, बस खरीद घोटाला हुआ है, स्कूल कॉलेजों में जो रूम वगैरह बने हैं उनमें घोटाले की खबर आ रही है, एडवर्टाइजमेंट जो दिए गए हैं उसमें घोटाले की खबर आ रही है। इसके अलावा जो सतर्कता विभाग, उसमें जो रात्रि के समय इन लोगों ने फाइलों की जीरोक्स कॉपी की थी, वो तो सारा सीसीटीवी पर है, वो भी है। कई और मामले भी हैं। तो ये एक के बाद एक कई मामलों की जांच इस समय या तो सीबीआई कर रही है या सतर्कता विभाग कर रहा है। जाहिर है इनमें चार्जशीट पेश होंगी और अगर इनको सजाएं हो गई, नई आबकारी नीति भी, इसमें भी 338 करोड़ की बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। तो इन लोगों को अगर सजा हो जाती है, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, अरविंद केजरीवाल को, और 2 साल से अधिक हो जाती है, तो ये तो चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाएंगे 6 साल के लिए, और वो 2 साल की या उससे ज़्यादा जितनी भी सज़ा मिलेगी वो भी काटनी पड़ेगी इनको। यानी इनके राजनीतिक कैरियर का भी फुल स्टॉप हो सकता है। वो शायद पार्टी ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक बात ऐसी है कि पार्टी, आम आदमी पार्टी ख़त्म होगी इसका मतलब बीजेपी को फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है। कोई दूसरा भी आ सकता है, क्योंकि जिसको आगे चलकर कुछ करने की इच्छा है, उम्मीद है, ऐसा लीडर हर पार्टी में होना चाहिए, तो वो निकल आएगा। आपको देखिए हेमंत बिश्व शर्मा है जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए, तो उन्होंने दिखा दिया, 5 साल सोनोवाल के साथ काम किया और दिखा दिया कि मुझे पार्टी के लिए काम करना है, मुझे बीजेपी ही पार्टी बढ़ानी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने फैला कर दिखा दिए, 5 साल के बाद उनको कर दिया। और आज वो कांग्रेस से आया हुआ फिर भी वो हिंदुत्व में योगी के साथ कंपटीशन कर रहा है। तो इस ढंग का जो लीडर होता है ना, वो आवश्यक होता है। देखो, एक बोला जाता है कि अगर शेरों की सेना है, उसमें कोई भेड़ बकरी कोई लीडरशिप करे, सेनापति हो जाए, तो वो बकरी जैसे मारे जाएंगे। लेकिन बकरियों का सेना है और उसका अगर कोई शेर सेनापति हो तो बकरे भी शेर जैसे लड़ते हैं। तो इसलिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, हमारी टीम अच्छी थी लेकिन हम हार रहे थे, लेकिन 40 साल पहले जब कपिल देव जैसा एग्रेसिव नया, वो तो जाट भी है, यानी एग्रेसिव, जाट का नेचर एग्रेसिव होता है, वो नेचर लेके क्रिकेट में आया, तो वहाँ से कितना बदल होते गया। और आज 40 साल बाद देखो कि भारत को हराने वाला कोई नहीं, ऐसा क्रिकेट की दुनिया में बोला जा रहा है। तो इसलिए ऐसा लीडर, स्ट्रांग लीडर लाना चाहिए बीजेपी ने दिल्ली में, तो जाके उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। कांग्रेस में तो भी नहीं है, अगर कांग्रेस में कोई लाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन कांग्रेस के पास अभी उम्मीद बची नहीं है, लोग बचे नहीं है। कांग्रेस का वोटर बेस भी पूरा का पूरा आम आदमी खा गई है। तो इसलिए बात यह है कि आम आदमी
पार्टी मरेगी ऐसा मुझे लगता नहीं, जब तक सामने हराने वाला कोई नहीं है। भाऊ ने बहुत अहम बात कही है। भाऊ का कहना ये है कि जितने भ्रष्टाचार, जितने घोटाले मनमोहन सिंह के समय हुए थे, जिस तरह का कुशासन था, एक तरीके से नीतियां नहीं थी, कोई विज़न नहीं था, कोई दृष्टि नहीं थी, लोग परेशान हो गए थे। और उस समय विकल्प के तौर पर जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया, तो फिर लोगों को फैसला करने में और उनको बदलने में, यानी कांग्रेस का शासन बदलने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। इसी तरीके से आज अगर दिल्ली में एक भ्रष्ट सरकार है, इनके भ्रष्टाचार के तमाम मामले सामने मैं आ रहे इसमें हैं। और एक बात जोड़ दूंगा जी। देखो, शराबी पति होता है, वो मारता है, काम नहीं करता। बेचारी उसकी जो पत्नी होती है वो 4 घर में जाकर कुछ काम ये वगैरह करके घर चलाती है, लेकिन उसको घर से क्यों नहीं निकालती? अगर दिखाने के लिए पति नहीं रहेगा तो गुंडे घर में घुसेंगे। तो आम जनता जो है वो उस पत्नी जैसी हेल्पलेस रहती है, उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट चलाने वाला चाहिए। अगर नालायक है, भ्रष्ट है, निकम्मा है, फिर भी लोगों को दिखाने के लिए चाहिए कि है मेरा पति है, और दुनिया से उस पति के लिए लड़ जाती है। बिल्कुल वही बात हम अपनी ज़िंदगी में पॉलिटिकल लीडर के उस ढंग से अगर देखें तो आपको समझ जल्दी आ सकती है कि केजरीवाल क्यों रह सकते हैं और मोदी जी क्यों लोगों को चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से भाव ने पूरे प्रकरण को समझाया है, इस विषय को खोल करके आपके सामने रखा। भाव बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।